Of vectors, you know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। तो फिर हमें पता है जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है ये किसी भी बैक्टीरियल सेल में नॉन स्टॉप रेप्लिकेट हो सकते हैं, माने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अभी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो फिर चाहे बैक्टीरिया के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल डीएनए है उसके इंडिपेंडेंट माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल से उस बैक्टीरिया के, वो फिर भी प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में ग्रो कर पाएगा। Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell। तो फिर बैक्टीरियोफेज माने जो ऐसे ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसे कहते बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल को मार देते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाके मार देते बैक्टीरिया को अपनी कॉलोनीज बना के, अपने कॉपीज़ बना के। तो फिर ये बैक्टीरियोफेज अपनी इतनी सारी हाई कॉपीज़ बना सकती है, हाई माने बहुत सारी कॉपीज़ बना सकती है, इसलिए मतलब बैक्टीरिया सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell। तो फिर हमें ये बोला कि प्लाज्मिड दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि प्लाज्मिड अपनी एक ही कॉपी बनाए, या तो हो सकता है 2 ही कॉपी बनाए, या फिर कोई अदर प्लाज्मिड्स भी होते हैं जो 15 से 100 कॉपीज़ बना पाते हैं अपने एक सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने 15 से 100 कॉपीज़ भी बना सकते हैं। ऐसे भी टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर। प्लाज्मिड के नंबर 15 से 100 कॉपी से ज़्यादा भी बन सकते हैं किसी बैक्टीरिया में। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to copy of the plasmid or bacteriophage। तो इसमें बोला अगर मान लो हमने एक एलियन पीस ऑफ डीएनए माने फॉरेन डीएनए माने जो बाहर से आया डीएनए है, हम उसे बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के साथ लिंक कर दें, तो फिर जितनी कॉपीज़ प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज अपनी बनाएगा उतनी कॉपीज़ उस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए की भी बन जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के साथ वो फॉरेन पीस या फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए जुड़ गया है। जैसे कि मान लीजिए ये है प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज, इसके पास कैपेबिलिटी है बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए। तो फिर मान लो इसके साथ इस बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के साथ ये फॉरेन डीएनए जुड़ जाएगा, तो फिर ये अब इसका भाग बन चुका है, ये दोनों एक साथ मिल चुके, तो इसलिए ये इस प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज का पार्ट बन गया ये फॉरेन डीएनए। तो फिर जब ये डिवाइड करेगा ये बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड, तो फिर ये अपने साथ फॉरेन डीएनए की भी कॉपी बनाएगा। Vectors used at present are engineered in such way that they help easy linking of foreign DNA। आजकल के ज़माने में जो वेक्टर्स बनाए जाते हैं, वेक्टर्स माने जो हेल्प करे फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए और उसे मल्टीप्लाई होने में हेल्प करे, तो फिर ऐसी चीज़ों को कहा जाता है वेक्टर। तो फिर आजकल के ज़माने में जो वेक्टर्स बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कारण, वो इतना इजी बना देते हैं फॉरेन डीएनए को लिंक करने के लिए उसके साथ। एंड सेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन कॉम्बिनेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन कॉम्बिनेंट। और फिर हम क्या कहते हैं वेक्टर्स के कारण ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, या फिर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को हटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स।
The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector. तो फिर ये सब फीचर्स होनी चाहिए ताकि क्या कहते हैं क्लोनिंग हो सके एक वेक्टर में। क्लोनिंग माने मल्टीपल कॉपीज़ बनाना एक वेक्टर में। इसके लिए हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI। हमें पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम वो कहते हैं एक ऐसी जगह होती है जो डिसाइड करती है कि कितना मल्टीप्लाई होना है, कितनी कॉपीज़ बनानी है, कितना रेप्लिकेशन करना है, तो उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो फिर ये एक ऐसी सीक्वेंस है DNA की जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन माने मल्टीपल कॉपीज़ बनना। एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो फिर अगर हम किसी भी पीस ऑफ DNA को इस सीक्वेंस के साथ जोड़ दें, माने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जोड़ दें, तो फिर ये हेल्प कर देगा एलियन पीस ऑफ DNA को रेप्लिकेट करने में एक इनटू अ होस्ट सेल। माने जिस सेल में हम इस एलियन पीस ऑफ DNA को रेप्लिकेट कराना चाहते हैं उसमें हम रेप्लिकेट करा पाएंगे अगर हम उस DNA के सीक्वेंस के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में उस DNA एलियन पीस ऑफ DNA को डाल दें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक DNA स्ट्रैंड है और इसमें ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और मान लीजिए ये है एक कहते DNA जिसको हमें रेप्लिकेट कराना है होस्ट ऑर्गेनिज़म में। ये हमारा होस्ट ऑर्गेनिज़म, हमें इसमें ये वाला DNA रेप्लिकेट कराना है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस DNA को इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जोड़ देंगे। हाँ, और फिर अगर हम रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जोड़ देंगे तो फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाएगा इसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। दिस सीक्वेंस is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। तो फिर मैंने जैसे कि आपको बताया था ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है कि क्या कहते हैं कितनी कॉपीज़ बननी चाहिए किसी DNA के, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन माने कितना कॉपी बनेगा उस DNA की। सो इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज़ ऑफ द टारगेट DNA, तो फिर मान लो अगर हमें बहुत सारे कॉपीज़ चाहिए हमारे डिज़ायर्ड DNA के, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो फिर अगर हमें एक एलियन पीस ऑफ DNA की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है तो हमें उसे एक ऐसे वेक्टर के साथ लिंक करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करे। तो फिर ऐसे हाई रेप्लिकेशन नंबर वाले वेक्टर के साथ हमें उसके ओरिजिन में जोड़ना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, मान लो ये एक वेक्टर है और ये क्या कहते हैं ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बनाता, तो फिर हमारे जो डिज़ायर्ड DNA है इसकी भी ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बन पाएगी। तो फिर ये तो सही नहीं हुआ इसके लिए। तो फिर हम ऐसा वेक्टर चूज़ करेंगे जो हाई कॉपीज़ बना सके, हाई नंबर बना सके अपनी कॉपीज़ की। तो फिर हम तब जाके इस एलियन पीस ऑफ DNA को इसके साथ लिंक कर देंगे। और इसके कौन से भाग में लिंक करेंगे, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जैसे कि आगे इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है, हम इस एलियन पीस ऑफ DNA को यहाँ पर लगा देंगे। और क्योंकि ये वेक्टर बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, हाई इन नंबर रेप्लिकेशन इसका है, इसलिए हम इस एलियन पीस ऑफ DNA को इस वेक्टर के साथ लगा रहे हैं ताकि हमारा एलियन पीस ऑफ DNA या फिर डिज़ायर्ड DNA बहुत सारे बने, इन कॉपीज़ इसके बहुत सारे कॉपीज़ बने। और फिर ये जब हाई इन कॉपी बनेगा होस्ट सेल के अंदर, तो फिर ये जीन अपना शो कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने कैरेक्टर्स को शो कर पाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर इन द एडिशन टू ORI माने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर which helps in identifying and eliminating
non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. ट्रांसफॉर्म माने जो बदला हुआ है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स माने जो बदला हुआ नहीं है। तो फिर इसमें ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, हमें ORI की तो ज़रूरत ही है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तो ज़रूरत है, पर उसके साथ वेक्टर को और क्या चीज़ चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर। अब इस सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ये ढूंढे कि क्या कहते हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन्स है, मतलब जो जीन अभी रिकॉम्बिनेंट नहीं है होस्ट सेल के अंदर, उसे ढूंढना और उसे एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट माने हटा देना। और क्या कहते हैं ये सिलेक्टेबल मार्कर और क्या करता है, ये हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट जीन्स की ग्रोथ होने में इन होस्ट सेल। तो फिर मान लो ये होस्ट सेल है, इसका ये जीन है और हमने इसमें रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन। तो फिर अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, वो इस जीन को हटा देगा, होस्ट सेल के क्या कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन को हटा देगा और फिर उसके बाद फिर क्या करेगा, ये हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट DNA को मल्टीप्लाई करने में, ताकि ये क्या कहते हैं होस्ट सेल में अपना कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर पाए। ये जीन या फिर DNA जो हमने बनाया थ्रू रिकॉम्बिनेशन DNA का, ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA है इसकी हेल्प करेगा सेलेक्टेबल मार्कर। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study this process in subsequent section. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और कैनामाइसिन एक्सेट्रा। तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं अपने पीस ऑफ DNA माने फॉरेन DNA को हम होस्ट बैक्टीरियम में एंटर करवाते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फिर यूजुअली जो ई कोलाई के लिए यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो होते हैं ऐसे जीन्स जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाते हैं। तो फिर इसके एग्जांपल है एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन का दूसरा नाम है कैनामाइसिन या एक्सेट्रा। The normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. तो फिर नॉर्मल ई कोलाई सेल क्या कहते हैं कोई भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रखता है। क्लोनिंग साइट्स In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. तो फिर क्लोनिंग साइट्स, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग साइट्स के बारे में। तो फिर अगर हमें किसी एलियन पीस ऑफ DNA को वेक्टर में क्या कहते हैं डालना है, जोड़ना है वेक्टर के साथ, तो हमें उसके लिए एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, या फिर अगर थोड़े से हो तब भी चलेगा, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंफ्यूज हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि ये है एक DNA, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जो वो रिकॉग्नाइज़ करेगा, पर वो वहाँ पर कट गया जहाँ पर रिकॉग्निशन साइट्स हो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। मान लो यहाँ पर एक रिकॉग्निशन साइट है तो फिर यहीं पर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा DNA को। पर मान लो अगर रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब रिकॉग्निशन साइट्स एक से ज़्यादा हो, माने यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे प्रॉब्लम होगी कट करने में कि DNA को कहाँ पर कट करे, यहाँ पर भी वो कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फिर इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हम ऐसे वेक्टर्स चूज़ करें जिसमें सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट हो, सिर्फ एक से ज़्यादा हो तो फिर क्योंकि
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी डीएनए को कट करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो इसलिए वेक्टर में एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments। तो फिर अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर जगह कट कर देगा और बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे उस डीएनए के, विच विल कॉम्प्लिकेट द डीएनए क्लोनिंग। तो फिर इससे इतने सारे फ्रैगमेंट्स कट जाएंगे तो फिर हमें जीन क्लोनिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वेक्टर में कहीं पर भी कट हो गया है तो फिर अब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को किस कट साइट में डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या पता वो मिल पाए या ना वो एलियन जीन और वेक्टर जीन एक दूसरे के साथ, तो इसलिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of two antibiotic resistance gene। तो फिर डीएनए एलियन डीएनए का जुड़ना लाइगेशन कहा जाता है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, एक ये है और एक ये है, ये पिंक वाला ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है और ये दोनों किसी एंटीबायोटिक्स को दोनों एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। ये जैसे कि हम देख सकते हैं BAM-HI साइट है, ये क्या कहते हैं टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है BMHI साइट। तो फिर इसमें ये बोला फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-HI साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322। तो फिर ये जो पूरा प्लाज्मिड है या फिर वेक्टर है इसका नाम है PBR322 और इसमें हम ये बोला है कि हम लाइगेज कर सकते फॉरेन डीएनए को BAM-HI साइट में, लाइगेट माने जोड़ना। तो फिर हमारे एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा है कि हम चाह सकते हैं कि हम यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए लगा दें। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but still will be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin containing medium। तो फिर इसमें बोला है कि रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है, अब हमने क्या कहते हैं टेट्रासाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट दिखा रहा था रेजिस्टेंस ये वाला साइड, अब हमने यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया तो फिर हमने इसको कट आउट कर दिया, ये BMHI जो दिखाता था टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और इसके बदले हमने लगा दिया फॉरेन डीएनए। तो इसके कारण ये हो गया कि ये जो प्लाज्मिड है या फिर ये जो वेक्टर है इसने अपनी प्रोबेबली खो दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, इसने अपनी रेजिस्टेंस खो दी अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो फिर अभी तक हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि हमने क्या कहते हैं BAM-HI माने क्या कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट को निकाल दिया जो टेट्रासाइक्लिन से क्या कहते हैं रेजिस्टेंस शो करता था। तो हमने इसको निकाल दिया जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को शो करता था, उसके बदले हमने अपना फॉरेन डीएनए यहाँ पर अटैच कर दिया, जिसके कारण अब ये क्या कहते हैं टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए। और अभी भी हमारे पास पर ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है जिसका नाम है
जिसका नाम है एम्पिसिलिन। तो फिर अभी हम क्या कहते हैं, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट जीन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हम इसे नॉर्मल बैक्टीरियल या फिर नॉर्मल ई कोलाई सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर इसका यही आंसर है कि हम इसे एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे। तो फिर एम्पिसिलिन मीडियम में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस शो करेगा, माने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को ये रेजिस्टेंस शो करेगा और ये मरेगा नहीं, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। पर अगर ये नॉर्मल ई कोलाई होता, माने जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी जो कहते हैं रिकॉम्बिनेंट नहीं है, वो अगर हम उसका डीएनए डाल देते हैं, ई कोलाई का सेल का डीएनए डाल देते हैं, तो फिर ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक क्या कहते हैं मीडियम में मर जाता है, ई कोलाई का डीएनए। पर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं मरा, क्योंकि इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसके पास। इसलिए हम ऐसे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाइंड आउट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से। The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred in a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. तो क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हटा दिया था, तो फिर इसलिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट जीन है, माने जो बदला हुआ या फिर रिकॉम्बिनेंट जीन है, वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग एंटीबायोटिक रीजन में तो नहीं जी पाएगा, मर जाएगा। पर हमारा क्या कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट जीन है, अगर हम उसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मीडियम में रखें तो फिर वो नहीं मरेगा और वो वहीं पर आसानी से ग्रो भी कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर अभी भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो हमने निकाला नहीं था, हमने सिर्फ इस वाले को निकाला था जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट दिखाता था अपना रेजिस्टेंस। बट नॉन recombinant will grow in the medium containing both antibiotics। फिर अगर हम इसी वेक्टर का एग्जांपल ले लें, मान लो अगर हमने इस वेक्टर को नहीं बदला होता, माने हमने इस वेक्टर का ये वाला नहीं निकाला होता, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो फिर ये क्या कहते हैं, दोनों मीडियम में ग्रो करता, एम्पिसिलिन मीडियम में भी और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी। तो फिर ये बता रहे कि क्या कहते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या कहते हैं जीन इसलिए ग्रो कर पाएंगे दोनों टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन मीडियम में और क्या कहते हैं एम्पिसिलिन मीडियम में, क्योंकि अगर मान लो हमने ये नहीं निकाला होता, ये BAMHI वाला साइट जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल था टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, तो फिर ये जो हमारा वेक्टर है ये दोनों मीडियम में ग्रो हो सकता था। पर हमने क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन किया इसका, बाय रिमूविंग टेट्रासाइक्लिन वाला भाग को हमने निकाल दिया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हटा के हमने क्योंकि अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया, इसीलिए ये सिर्फ एम्पिसिलिन मीडियम में ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो होगा और क्या कहते हैं टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं होगा जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है। पर अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई क्या कहते हैं दोनों में ही ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactive due to the insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants। तो फिर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमारी हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को फाइंड करने में। अब वो कौन सा वाला है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन,
उसका नाम है एम्पीसिलिन। हमारे पास सिर्फ एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। तो फिर हमारे केस में बता रहे हैं कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमारी हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट्स को ढूंढने में, सेलेक्टिंग माने ढूंढने में, इस सेंस में। वेराज दी अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और जो हमारा दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और वो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन सा था, वो था टेट्रासाइक्लिन। तो फिर जो दूसरा क्या कहते हैं हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, वो कहते हैं इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द एलियन डीएनए, क्योंकि हमने उसमें लगा दिया था एलियन डीएनए को, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक को हटा के हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा दिया। तो फिर वो वाला साइड इनएक्टिव हो गया जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा था, एंड दिस हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो हमारे केस में ऐसी हेल्प हो रही थी हमारी रिकॉम्बिनेंट्स को ढूंढने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ढूंढने में। तो फिर मैं दोबारा सम अप कर देती हूँ। हमारे एग्जांपल में क्या बोला था, एक क्या कहते हैं हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो हमारी हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट्स को ढूंढने में, और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो इनएक्टिव हो गया है, और क्या कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एलियन डीएनए जुड़ गया है तो फिर इसलिए वो इनएक्टिव हो गया वो दूसरा एंटीबायोटिक साइट। तो फिर इन दोनों के कारण हम ढूंढ पा रहे हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये वाला एंटीबायोटिक साइट एक्टिव था, ये वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ दिया था। The selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. तो फिर ये जो हमने अभी जो प्रोसीजर किया, हम जिस प्रोसीजर से ढूंढे, हमने रिकॉम्बिनेंट जीन, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस कारण मतलब जिस प्रोसेस से ढूंढे वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यूबरसम माने मुश्किल, वो मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि क्या कहते हैं हमें साइमल्टेनियसली रखना पड़ता था, 2 प्लेट्स रखने पड़ते थे एंटीबायोटिक्स के, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of chloromogenic substrate. तो फिर ये मेथड ऊपर वाला जो हमने अभी डिस्कस किया वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था, क्योंकि हमें उसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डालने पड़ रहे थे ताकि हम ये देख सके कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा था। तो फिर इसके बजाय साइंटिस्ट ने दूसरे मेथड्स क्या कहते हैं, दूसरे सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में बनाए, जो क्या कहते हैं हेल्प करता था डिफरेंशिएट करने में, माने ढूंढने में कि क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। तो फिर अब हम कैसे ढूंढें हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है। तो फिर अब इसके लिए क्या कहते हैं हम क्लोरोमोनोजेनिक सबस्ट्रेट को डालते थे, तो उसके कारण डीएनए में अगर डीएनए कलर शो करे तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीएनए हमारा रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इन दिस a recombinant DNA is inserted within the encoding subsequent of an enzyme, a galactoside.